जो अब फ्यूचर मुझे लग रहा है वो है छोटे प्लांट का। वो चाहे आप M9 रूट स्टॉक में रखो, चाहे और सीडलिंग में रखो, चाहे 111 रूट स्टॉक में रखो, पर पौधा हमें रखना पड़ेगा छोटा ही। पहले रहता था ना कि हमने पौधा बड़ा ले जाना है, वैसे नहीं, मतलब छोटा रखना पड़ेगा हमें पौधा। क्लाइमेट चेंज की वजह से देखिए जो एप्पल फार्मिंग है वो खतरे में है। तो भाई साहब सेब उगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हाँ। तो आपके इस पूरे ऑर्चर्ड में अभी तक आपका जो टर्नओवर है वो आप ईयरली में कितना कर रहे हैं और हाई डेंसिटी से कितना है? नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आज एक नए पॉडकास्ट में। अभी हम हैं ठियोग में, तो बहुत सुंदर सा मौसम हो रहा है और आज की जो आपको स्टोरी सुनाने वाले वो काफ़ी इंस्पिरेशनल होने वाली है और हम मिलवाएंगे आपको एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्रगतिशील बागवान से। तो आज हम आपको मिलाते हैं इंद्रप्रस्थ ऑर्चर्ड के मालिक से। सो थैंक यू सो मच। अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले तो आपका वेलकम करता हूँ मैं अपने ऑर्चर्ड में। थैंक यू। मेरा नाम है संजय सिंह कश्यप। मैं रहने वाला हूँ तहसील ठियोग में, एक गांव आता है बिछड़ी, और जो हमारा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है वो है संधू। तो यहाँ पे ही जो मेरा ऑर्चर्ड है इंद्रप्रस्थ ऑर्चर्ड के नाम से, यहीं पे है। ओके। तो भैया मैं सबसे ज़्यादा क्यूरियस तो इसी क्वेश्चन को लेकर हूँ कि आपने ये कैसे शुरू किया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और आपने अपनी एजुकेशन में, अपनी लाइफ में कैसे कैसे ये सब स्टेप्स को चढ़ा, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। चलो ऑर्चर्ड की बात थोड़ा बाद में करेंगे, पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, है ना। तो मेरी जो पढ़ाई हुई है 10th तक मैंने की है। वैसे जो 1st to 5th क्लास तक मैं पढ़ा हूँ, सॉरी 4th क्लास तक यहाँ पे DAV ठियोग में। ओके। फिर उसके बाद 4th से 8th तक मैं गया हूँ छराबड़ा में स्कूल होता था HIS, हिमालयन इंटरनेशनल। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद मैं वापस फिर ठियोग आया, मैंने 10th की यहाँ से। फिर +1 +2 मैंने की DAV सोलन से। फिर उसके बाद मैंने 5 ईयर लॉ किए HPU से। तो लॉ करने के बाद देखिए मेरी जो लॉ कंप्लीट हुई 5 ईयर लॉ थी, वो थी 2010 से 2015। ओके। तो 15 में मेरी लॉ कंप्लीट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ कोचिंग के लिए, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह। तो मैंने वहाँ से कोचिंग की और इस दौरान मैं बीच में, जैसे मैंने लॉ थी ना कि कोर्ट विज़िट करता था, तो जब मेरा फाइनल ईयर भी था, जैसे 2015 की मैं बात करूँ, तो उस दौरान भी मैंने सोलन में कोर्ट ज्वाइन कर दिया था थोड़ा बहुत, और शिमला में भी जाता था मैं प्रैक्टिस के लिए कोर्ट कर। तो फिर मैं जब चंडीगढ़ गया कोचिंग की, मैंने इसकी UPSC की, तो 17-18 के आसपास मैं जो 19 तक मैं चंडीगढ़ में था, कोचिंग वगैरह की, एग्ज़ाम वगैरह दिए। तो कुछ एक एग्ज़ाम निकले और कुछ एक एग्ज़ाम नहीं निकले। जैसे उसमें से एक UPSC का भी था, IAS का, वो मैंने 3 अटैम्प्ट दिए उसके प्री के, वो नहीं निकल पाए। फिर HS का दिया था, उसमें प्री हो गया था क्वालिफाई, मेंस नहीं हुआ। तो इस तरह से पढ़ाई का जो मेरा पूरा बैकग्राउंड है वो इसी तरह का है। तो फिर उसके बाद जैसे आपने लॉ किया, तो मोस्टली ऐसा होता है कि लॉ करने के बाद आप एडवोकेट बनेंगे, ठीक है, वही सबके दिमाग में रहता है। चलो आप कम्पिटिटिव एग्जाम कर ही रहे थे ना, वो तो दे ही रहा था। उसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन तो अभी भी है कि आप एडवोकेट अगर बनना चाहें। वो अगर अभी भी जाना चाहूँ मैं तो प्रैक्टिस मतलब कर ही सकता हूँ। हाँ, तो फिर ऐसा क्या आया आपके दिमाग में कि मेरे को अब ऑर्चर्ड्स की तरफ जाना है, या फिर ये मॉडर्न फार्मिंग में हाई डेंसिटी, तो इसका कोई बैकग्राउंड रहा है पहले से ही इंद्रप्रस्थ ऑर्चर्ड का, या फिर बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं, देखिए जो हमारे दादाजी थे, उन्होंने प्लांटेशन यहाँ पे काफ़ी एरिया में 6 ऑर्चर्ड लगाए। तो वो 1952 से शुरू कर दी थी। अच्छा। प्लांटेशन करना सेब की। तो 1952 से ही मतलब जो प्लांट्स है अभी मेरे ऑर्चर्ड में आपको देखने को भी मिलेंगे, तो तब से शुरुआत हो गई थी। तो मेरा वैसे बॉर्न हूँ मैं 91। ओके। तो 91 जैसे बॉर्न हूँ, तो जब हम थोड़ा 10-12 साल के हो जाते हैं तो आइडिया हो जाता है कि भाई बगीचा क्या है, क्या काम होता है। तो जब सर्दियों की छुट्टियाँ हमें होती थी ना, जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो उसमें हम करते थे काम, जैसे प्रूनिंग का हो गया। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत कैंची पकड़ ली, नया नया शौक था। पर पेस्ट का काम हम करते थे, जो पेस्टिंग नहीं होती थी, जैसे कट करके, वो हम ये मान के चलो बचपन से वो करते आ रहे थे अपने ऑर्चर्ड में। तो कहीं गड्ढे बना लिए, जैसे भर दिए, जो बनाते थे पहले ना, पेड़ लगाने के लिए। तो मतलब आदत थी शुरू से ही काम करने की, बगीचे में इंटरेस्ट था मतलब। तो फिर हम स्कूलिंग करने के, फिर उतना टाइम लगा नहीं, चंडीगढ़ के, सोलन रहा मैं, शिमला रहा, लॉ की ना।
तो बगीचे में आते थे पर उतना टाइम नहीं लगता था काम करने का, इंटरेस्ट तो था। फिर उसके बाद जब मैं चंडीगढ़ से वापस आया कोचिंग वगैरह ख़त्म करके कि भाई अब तो एग्ज़ाम निकल ही नहीं रहा। डेली न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के डेली लाइब्रेरी जाते थे वहाँ पे चंडीगढ़ में 34 सेक्टर में लाइब्रेरी, उसका मैंने वो बनाया था कार्ड, तो उसकी मेंबरशिप ली थी। तो वहाँ पे जा के रोज़ एक तरह से न्यूज़पेपर सुबह पढ़ना, तो बोर सा हो गए थे। एक टाइम ऐसा हो जाता है कि आपको थोड़ा आइडिया सा हो जाता है कि भाई अब काफ़ी टाइम हो गया, कुछ और करना चाहिए लाइफ में। तो फिर मैं आया 18 या 19 की बात है ये, मैं घर आया तो उस दौरान हाई डेंसिटी का कॉन्सेप्ट था, अच्छा, चला हुआ नया नया था मतलब। तो यूट्यूब चैनल भी बनाया मैंने 18 में, वो पहले बना दिया था। तो शुरुआती दौर पे तो हमने ऐसी वीडियो डाली इसमें अपने चैनल में ना, जैसे ट्री प्लांटेशन कहीं जंगल में कर दी। तो उस टाइम ऐसा वो नहीं था कि भाई हम ऑर्चर्ड से रिगार्डिंग वीडियोस बनाएंगे। तो फिर जब मैं घर आया फिर देखा यहाँ पे आजू बाजू की कौन क्या वो कर रहा है फार्मिंग, मतलब न्यू टेक्निक कौन सी है फार्मिंग में। तो उस टाइम कॉन्सेप्ट था चला हुआ 19 की बात है ये, रूट स्टॉक का। तो मैंने उस दौरान सबसे पहला बगीचा जिसका विजिट किया नरेश कश्यप जी, मैंने ना गुठान से, ओके, हाँ, तो उनका बगीचा मैंने विजिट किया। फिर मैंने वैसे शुरुआत जो इंटरव्यू की थी ना मेरे चैनल पे, वहीं से मैंने की कि भाई इनका इंटरव्यू भी लिया और नॉलेज भी ली और थोड़ी मोटिवेशन भी आई ना जब सेब देखे लग के कि भाई ये तो बढ़िया कॉन्सेप्ट है एक। तब वैसे वैसे करके फिर 2020-21 में मैंने भी ट्रायल बेसिस पे कुछ एक प्लांट लगा दिए अपने ऑर्चर्ड में। ओके, हाँ, तो बस ऐसे ही चला रहा। फिर वीडियोस भी बनाते रहे हम चैनल में, जितने प्रोग्रेसिव फार्मर्स थे तो वीडियोस भी बनाई, नॉलेज शेयर भी की। तो इस तरह से जर्नी अपनी चली रही। तो इंद्रप्रस्थ ऑर्चर्ड ये नाम के पीछे क्या स्टोरी है? अरे स्टोरी तो वैसे ये नाम दादाजी ने रखा था। अच्छा, इंद्रप्रस्थ ऑर्चर्ड। जो हमारे यहाँ पे जितने भी ऑर्चर्ड है ना जो दादाजी ने लगाए, जैसे चाचा वगैरह को, तो सबके हर एक नाम रखे। अच्छा, जैसे यहाँ पे ये तो ओल्डेस्ट प्रॉपर्टी है, मतलब यहाँ पे पुराना घर था हमारा। तो सेकंड ओल्डेस्ट बोल सकता हूँ। एक यहाँ नीचे गांव है सबसे पुराना, वहाँ पे घर था हमारा ना, वहाँ पे रखा था उसका नाम राजधानी ऑर्चर्ड। अच्छा, राजधानी मतलब कि जो हमारी फैमिली है तो मेन जो एक वो वहाँ पे गैदर होते हैं ना, राजधानी जैसे शिमला के सी, तो मतलब उसका रखा राजधानी ऑर्चर्ड। तो इसका रखा यहाँ पे जो जहाँ पे मैं हूँ इंद्रप्रस्थ ऑर्चर्ड। ओके, हाँ, ये था इससे रिलेटेड जो हमारे जब वो नहीं हुआ था पांडव वगैरह गए थे तो उनको दिया था वो इंद्रप्रस्थ, कुछ ऐसे उससे रिलेट किया था दादाजी ने कि भाई इसका नाम ये रखते। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद एक चाचू का है उसका नाम रखा हुआ है हेमकुंज ऑर्चर्ड। मतलब इस तरह से अलग अलग तो दादाजी के दिए हुए नाम ये सारे। तो अभी जैसे हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि आपके पास ट्रेडिशनल जितने पुराने पेड़ भी है रॉयल के, और आपने कुछ नए जो ऑर्चर्ड बनाए हैं वो तो चलो हाई डेंसिटी वाले हैं। हाई डेंसिटी। तो आपका क्या मतलब जब आपने यहाँ पे खेत लगाया तो कुछ पेड़ काटे या फिर पहले से वो खाली फील्ड थी और आपने एक्सपेरिमेंट किया? यार देखो, जो पुराने प्लांट्स है वो तो मैंने वो वाले ही काटे जो ख़त्म हो चुके थे, और जो तो नए प्लांट है वो मैंने बिल्कुल भी उसमें हाथ नहीं लगाया। जो कुछ एक थे भी नए प्लांट वो भी मैंने किसी दूसरी जगह शिफ्ट किए। अच्छा, जो बड़े प्लांट थे कोई 10-1 साल के, वो मैंने दूसरी जगह शिफ्ट किए। पर ऐसा पर्टिकुलर मैंने कि नई प्लांटेशन के लिए कोई प्रॉपर प्लांट रिमूव नहीं किया। ओके, तो जो मतलब प्लांट ख़त्म हो रहा था ना, जो जैसे कि एक टहनी, जैसे पुराने प्लांट एक टहनी रहेगी, किसी की 2 टहनियाँ, बस वही रिमूव किए और वहीं पे हाई डेंसिटी लगाया। तो जब आपने हाई डेंसिटी की शुरुआत करी तो वो डिसीजन आपका था या फैमिली वालों की तरफ से कैसा था? मतलब कुछ कॉन्फ्लिक्ट आए या सब एग्री थे? क्योंकि किसी ने किया नहीं था वो। नहीं, यहाँ पे तो एरिया में देखो गांव में तो मैं नहीं लगाया पहले। अच्छा, और चढ़ी हाई डेंसिटी का, तो उस टाइम नया नया कॉन्सेप्ट था। तो जो नरेश कश्यप जी है फादर ने उनको कॉल किया कि हमने बताया ना जब हम इंटरव्यू लेने गए कि जी उनका ऑर्चर्ड ऐसा है, हमें भी ट्राई करना चाहिए कुछ नई चीज़ें। तो फादर ने किया उनको कॉल, क्योंकि फैमिली रिलेशन भी उनके साथ हमारे ना, कज़न ब्रदर ही मेरे। तो फादर ने जब कॉल किया उनको तो समझाया कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो वहाँ से वो भी थोड़े इंस्पायर हो गए, तो फिर हमें भी थोड़ा अलाउ कर दिया। थोड़ा भाई ने भी बोला फादर को कि लगाना चाहिए, कि वही नए तरीके जो है देखने चाहिए। जब बाहर
ये रूट स्टॉक में खेती हो रही तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती। तो इस तरह से मतलब जर्नी जो है वो 2020 से शुरू हुई। तो अभी तक अब हम सालाना मतलब 300-400 पेड़ लगा ही रहे। अभी आपकी जो ये लोकेशन है, ये कितने एलिवेशन पे है? यहाँ पे एलिवेशन है जो मेरा बगीचे का लोअर एंड है ना, लोअर पोर्शन वो है 7600 फीट। ओके। और जो अपर एंड आता है वो है 7800 फीट। तो डिफरेंट वैरायटीज़ आपने लगाई होंगी। वैरायटीज़ तो हाँ काफ़ी लगाई मैंने। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो कौन सी वैरायटी आप लेके आए थे? अरे जब स्टार्ट किया उस टाइम नहीं था पता भाई कौन सी वैरायटी लगानी सीरियसली, कि कौन सी वैरायटी बेस्ट सूट करेगी। हाँ। तो हमने कुछ एक अलग की वैरायटी ऐसे लगाई। मतलब है तो अच्छी है पर उसमें भी प्रॉब्लम है, कईयों में ग्रोथ नहीं है, कईयों में साइज़ नहीं है। तो मैंने फिर बाद में क्या किया कि 50-50 पौधे ना सारी वैरायटियों को अपनी एलिवेशन में लगाए। अच्छा। तो उसमें क्योंकि जो ये रूट स्टॉक इसमें नेक्स्ट ईयर पता लग जाता है आपको कि फ्रूट कैसा आ रहा है, साइज़ कैसा है, ग्रोथ कैसी है। तो अब जो मैंने चूज़ की वो बस 2 ही वैरायटियाँ की है। जितना मैंने कर दिया एक्सपेरिमेंट कर दिया, बस 2 ही वैरायटी लगानी, एक गाला की एक रेड डिलीशियस बस। अच्छा। गाला में जैसे टीरेक्स है एक नई वैरायटी, वो ठीक आ रहा है यहाँ पे। बाकी डिलीशियस में मेमा मिस्टर करके आती है एक वैरायटी, बस यही 2 वैरायटी लगा रहा हूँ मैं। तो अभी आपके पास हाई डेंसिटी वाले कितने प्लांट्स हैं टोटल? प्लांट्स तो इसमें ये रहता है कि जो इम्पोर्टेड प्लांट आते हैं ना सूखते बहुत, तो मंगा तो मैंने वैसे 2500 दिया है पर सूखे उसमें काफ़ी। तो अब 2000 के आसपास होगा मेरे पास जो प्लांट है जो एक्टिव है मतलब। इसमें हमारे को मेन चैलेंज यहाँ पे ये आ रहा है कि वाटर जी अभी इनिशियल स्टेज में, जब तक पौधा 2-3 साल का नहीं हुआ। खैर हमारी एलिवेशन में वाटर रिक्वायरमेंट तो कम है, पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका कहीं ना कहीं जो फ़र्क है वो हमारे जो बड़े प्लांट है पुराने उसमें भी पड़ रहा है। तो ये तो अभी लगाया हमने जो रूट स्टॉक इम्पोर्टेड है। शैलो रूट होती है तो थोड़ा इसमें पानी की ज़रूरत रहती है स्टार्टिंग में। हाँ तभी क्वालिटी देगा आपको ये। ओके। तो जैसे आपने अपने ये प्लांट सारे लगा दिए, ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया स्टार्टिंग में, क्योंकि वो एक होता है लीप ऑफ फेथ बोलते हैं उसको, जो वो आपने लिया। हाँ जी। अब जब आपको रिजल्ट आने शुरू हुए, तो जब स्टार्टिंग में आपके पास ऑब्वियसली ट्रेडिशनल पेड़ थे, सब कुछ पुराना ही चल रहा था, सिस्टम सब वैसे ही था, तो तब क्या लोग ऐसे बोलते थे कि यार बेवकूफ़ है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये काट दिया वो कर दिया? हाँ कुछ एक तो बोलते थे कि भाई ये, काफ़ी लोग बोलते थे भाई ये प्लांट यहाँ पे नहीं चलते, इनकी ग्रोथ नहीं होती, इनमें क्या बोलते हैं इसकी लाइफ नहीं है। हाँ। तो भाई लाइफ नहीं है तो मैंने देखा, ये भी सर्च किया मैंने कि भाई सबसे पुराना ऑर्चिड किसका होगा यहाँ पे। क्या मैंने सर्च है ना, फिर क्या हुआ जी, मेरी बात हुई ये जो विजय स्टॉक जी के मैनेजर है, अजय नाम है उनका। अच्छा। उनसे बात हुई तो मैं वहाँ गया विजिट करने, गया था वहाँ पे 21 या 22 में। हाँ। तो जो रूट स्टॉक है तो उनका उस टाइम जो ऑर्चर्ड है वो हो गया था 15 साल का। अच्छा। हाँ तो वो वीडियो मैंने प्रॉपर कवर की, जो पहले लोग बोलते थे ना यहाँ पे जब मैं लगा रहा था कि भाई इसकी लाइफ नहीं है या बढ़ता नहीं है, तो वहाँ जाके मैंने सबको दिखाया वीडियो में कि भाई इसकी लाइफ भी है, 15 साल तो उसको हो गए थे वहाँ पे। हाँ, हाँ, तो अभी भी उसकी कंडीशन ऐसी है कि अब मेरे को लगता है 18-20 साल का अब हो गया हो, तो मोर देन 20 ईयर्स मान के चलो आप, ज़्यादा भी चल सकता है। पर ये कि वैरायटी का जो करेक्टर है वो कम होता जाता है, जो बाहर है वो 25 साल के बाद चेंज कर देते हैं। अच्छा। 25 साल के बाद तो लाइफ बहुत है, ग्रोथ भी बहुत हुई, तब जाके यहाँ पे फिर जब दिखाया मैंने लोगों को, क्योंकि मेन रास्ता यहीं से है ना, जैसे मेन रोड है तो सब देखते थे, तो ग्रोथ भी हर एक चीज़ हुई, लाइफ भी बढ़िया चले गए यहाँ पे मेरे लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जैसे आपके बड़े पेड़ हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट कितनी पेटियाँ उतारते हैं बड़े पेड़ से? और चलो ऑब्वियसली छोटे जो तो हाई डेंसिटी वाले उसमें कम है प्रोडक्शन, पर उसमें आपको आई थिंक क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलती होगी क्योंकि वो आप मेहनत छोटे में। हाँ छोटे में। अकॉर्डिंग टू यू, तो आपको क्या लगता है कि जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है अभी एप्पल की, उसमें क्या फ्यूचर है हाई डेंसिटी का, और क्या फ्यूचर है जो ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रही है उसका, क्या डिफरेंस है? देखो अगर हम नए सिरे से अगर ऑर्चर्ड लगाना चाहता है ना कोई, है ना, तो अगर वो ओल्ड कॉन्सेप्ट में जाएगा तो उसे जो प्रोडक्शन लेने में टाइम लगेगा ना, वो लगेगा कम से कम 8 से 10 साल, अगर वो प्रूनिंग प्रैक्टिस अपनी बढ़िया रखता है, ठीक है। अगर ओल्ड कॉन्सेप्ट में ट्रेडिशनल तरीके से हम करें, ठीक है। तो जो नया कॉन्सेप्ट है जैसे M9 का है, हाई डेंसिटी का, जो मैंने M9 लगाया ना रूट स्टॉक, उसके ऊपर सारी प्लांटेशन है। तो उसमें क्या है कि एक तो अर्ली क्रॉपिंग, ठीक है, और थोड़ा लो मेंटेनेंस है। अच्छा। हाँ बस शुरू की 3-1 साल है इसमें बहुत क्रूशियल,
ओके। जिसने इसमें प्लांट की हेल्थ कैनोपी बना दी, फिर वो उसके बाद प्रोडक्शन बढ़िया ले सकता है शुरू के 3-4 साल। तो उसके बाद ये है कि प्रोडक्शन इसमें अच्छी आती है, आप थिनिंग कर सकते हो प्रॉपर और तोड़ भी प्रॉपर सकते हो। वहीं पे अगर जो मेरे अब ट्रेडिशनल प्लांट्स है वो काफ़ी बड़े बड़े, कम से कम 15 से 20 पेटी आती है एक ही प्लांट से। तो उसकी मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत कम है, कम नहीं सॉरी ज़्यादा है। लेबर कॉस्ट उसमें, इनपुट कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा आ रही है। प्रूनिंग का हो गया, तुड़ान का हो गया। तो जो अब फ्यूचर मुझे लग रहा है वो है छोटे प्लांट का। वो चाहे आप M9 रूट स्टॉक में रखो, चाहे और सीडलिंग में रखो, चाहे 111 रूट स्टॉक में रखो, पर पौधा हमें रखना पड़ेगा छोटा ही, 1-1.5 पेटी का बना हुआ पौधा बस। क्वांटिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी मतलब पौधों की। हाँ पौधों की, मतलब ये नहीं जैसे पहले रहता था ना कि हमने पौधा बड़ा ले जाना है, हाँ। वैसे नहीं, मतलब छोटा रखना पड़ेगा हमें पौधा, ताकि इनपुट कॉस्ट हमारी कम हो। अगर लेबर भी ना मिले तो आसानी से हम खुद तो तोड़ सकते हैं, खुद कर सके हाँ वो। जी। जैसे अभी आपने तो बताया कि ये हाई डेंसिटी वाले प्लांट्स का फ्यूचर है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मैंने देखा है कि जो अपने बड़े प्लांट्स हैं उसमें उसको काट के कल में कर देते हैं, ठीक है। तो उसका लाइफ कितना है, आपको क्या लगता है उसमें कितना स्कोप है इस टाइम? टॉप ग्राफ्टिंग बोलते हैं टॉप उसको, है ना? ग्राफ्टिंग। अब देखो उसमें ऐसा है कि अगर तो आपके पास प्लांट ऐसे कोई 20 साल का है, 15 साल का है, जिसकी क्वालिटी ख़राब है, उसमें आप टॉप ग्राफ्ट कर सकते हो। पर एक होता है कि मोटे में ग्राफ्ट करना। हाँ। उसमें क्या होता है कि जो हील होता है ना, जो जख्म होता है, उसमें लगता है टाइम। तो एक होता है ब्रांच ग्राफ्ट, जिसमें हर 10 ईयर में आपको ग्राफ्टिंग लगानी पड़ेगी, वो फिर सक्सेस है। वो आप कर सकते हो, पर ये है कि उसमें एक लेटर एंड सूनर जो क्वालिटी का इशू है ना, वो ना आ जाए। पर अभी तक जहाँ से भी रिपोर्टें आ रही है तो जो टॉप ये ब्रांच ग्राफ्टिंग, टॉप ग्राफ्टिंग करते हैं ना, वो मतलब सक्सेस है अगर अच्छे से की जाए तो। अच्छा, तो उसका जो लाइफ रहेगा वो वही 15-20 साल रहेगा या उससे ज़्यादा? नहीं, ज़्यादा भी रह सकती है मेंटेन करने पे, कि आप कैसे प्रॉपर जो घाव है वो भर गया है, उसमें पेस्टिंग वगैरह आप करें। और एलिवेशन का सबसे मेन, जितनी हायर, जैसी मेरी हायर एलिवेशन है, मैं जितना मोटा यहाँ पे टहनी कट कर दूंगा, मैं कोई उतना कैंकर वगैरह नहीं लगता। अच्छा। जो लोअर एलिवेशन के है वो ज़्यादा हैवी कटिंग करेंगे तो उनका पेड़ सूख भी सकता है कैंकर की वजह से। तो ये होता है मेन। अच्छा, तो अभी जैसे एक चीज़ और है, मैंने हमेशा से ये सुना भी और देखा भी है, जैसे वेदर एनवायरनमेंट चेंज हो गया बहुत ज़्यादा। आज से 10 साल पहले कुछ और था बहुत, और अब कुछ और है। अब आपकी एलिवेशन है, चलो आप तो हाई डेंसिटी पे आ गए, लेकिन मुझे लगता है कि उसका भी इफेक्ट जब 2018 में कुछ और था, अभी आप 24 में पहुंच गए कुछ और है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप अभी? अब ये देखो जी, मेरी मैरिज होके हो गए 4 साल, ठीक है। तो 4 साल मुझे पूरे याद है कि जब से मेरी मैरिज हुई है उसके बाद यहाँ पे हमारे एरिया में, वैसे जो 4 साल से पहले बताऊँ तो 3-3 फुट भी बर्फ़ पड़ती थी। तो 4 साल मैरिज करके हो गई मुझे, तो बर्फ़ आप ये मान के चलो हार्डली 1 फुट से ऊपर नहीं हुई यहाँ पे, 1 फुट से ऊपर, वो भी बीच में कभी 4 साल के भीतर। तो 4 साल से पहले का टाइम जो था उसमें 2.5-3 फुट इन्हीं बर्फ़ बड़े आराम से गिरती थी। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से देखिए जो एप्पल फार्मिंग है वो खतरे में है। अगर आपका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं जो बागवानों का सर्वाइवल है वो मुश्किल हो सकता है आने वाले टाइम में, अगर उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट नहीं की। जैसे मैंने पहले बोला ना आपको कि जो हमारे ट्रेडिशनल प्लांट है, अब जो मेरे 1952 के प्लांट है, तो वो हो गए कोई 68 से 70 साल के। तो उसमें मैं वो क्वालिटी नहीं बना पाऊंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि बहुत पुराना प्लांट है। तो क्वालिटी बनाने के लिए मुझे जो उसमें आप खाद मान लीजिए, जो इनपुट कॉस्ट है ना वो मेरी बहुत आएगी अगर उससे क्वालिटी लेनी है। तो कहीं ना कहीं हमें रिप्लेस भी करने पड़ेंगे ओल्ड ऑर्चर्ड, और उसकी जगह जो नए ऑर्चर्ड लगाने हैं वो लगाने पड़ेंगे सोच समझ के, कि आप मैनेज भी कर पाओ इजीली, इनपुट कॉस्ट भी कम आओ। पर जो मेरा रूल है वो ये है कि पौधा रखना पड़ेगा छोटा, 1 या 2 पेटी का ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे ये वेदर चेंज हुआ, जहाँ तक मुझे इतना पता है कि चिलिंग आवर्स होते हैं। हाँ चिलिंग तो इसके लिए प्लांट्स के। हाँ। तो वो ट्रेडिशनल बड़े पेड़ में भी होंगे, वो छोटे में भी होंगे। छोटे में भी हो गया। तो इससे कितना इफेक्ट पड़ा है अभी तक जो आपने नोटिस किया हो कि आपके ऑर्चर्ड्स में? अब देखो मेरे कई फ्रेंड्स हैं, ठीक है, लोअर एलिवेशन की बात करता हूँ मैं, 4000 से 5000 फीट एलिवेशन है ना जिनकी, तो उनकी जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है ना, वो जैसे कुछ वैरायटी डिलीशियस है, गाला में तो चलो हो जाती है। फिर भी इस साल क्या हुआ कि
मेरे एलिवेशन में फ्लावरिंग एडवांस थी, उनके लेट थी। तो इस वजह से हुआ वो चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं। मैं हमारी हाइटों में तो ठंड भी होती है ना, हो जाती है चिलिंग रिक्वायरमेंट, तो अभी तक इतना इशू नहीं आया है। पर जो लोअर एलिवेशन की ऑर्चर्ड है वहाँ पे अगर क्लाइमेट चेंज ऐसे चला रहा तो भाई साहब सेब उगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ। ये हाँ, तो मतलब ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है जो वेदर, ये जो हमारा ये है ना क्या बोलते हैं एप्पल फार्मिंग, ये और ये शिफ्ट अब हाइट की ओर, हाँ हाइट की ओर। ये तो जो M9 जैसी चीज़ें आई है ना, रूट स्टॉक वगैरह, ये लोअर एलिवेशन में इसलिए लगा रहे हैं लोग जिनके पास पानी प्रॉपर है और जो चाहते हैं कि जो हमारी हार्वेस्टिंग हो अर्ली हो, खाली मार्केट में हम जाए और अच्छा दाम ले। पर जो एक क्वालिटी है वो बन रही है वैसे हमारी हायर एलिवेशन में। तो जैसे आपने बताया था कि स्टार्टिंग में आप जो पौधे लेके आए थे, थोड़े थोड़े पौधे आपने सारे लाए, सब लगाए, आपने फिर बाद में ये डिसाइड किया या आपको लगा कि भाई मेरे पास गाला चलेगा और डिलीशियस जो आप दूसरा कर रहे हैं वो हाँ जी, चलेगा। हाँ जी। तो सेम टाइप ऑफ एलिवेशन पे मान लो कोई अगर ये स्टार्ट करना चाहता है, लैंड उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी बहुत है अभी, तो हाँ आप जी, हाँ कहीं जी। भी एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं एक नए फार्मर जो इसमें आना चाहता है उसको डर भी लगता है कि यार मैं ये करूँगा तो मेरे को कुछ या तो काटना भी पड़ेगा, हो सकता है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे उनको, किस वैरायटी के साथ जाना चाहिए वैसे स्टार्टिंग में? इस एलिवेशन पे बहुत सारी वैरायटीज़ होंगी। अब देखो जो तो जितने भी वैसे न्यू स्ट्रेन्स है ना, अगर किसी ने नए लगाना है तो गाला की बात करूँ तो गाला में तो देखो मेरे को दो गाले अच्छे लगे, एक टीरेक्स एक फैन प्लस गाला, बस दो ही है जो हमें लगाना चाहिए। तो फैन जो टीरेक्स है वो थोड़ा अर्ली आता है, फैन प्लस थोड़ा लेट है, पर साइज़ इन दोनों गालों का बढ़िया है। अच्छा। तो मैं देखो मेरी एलिवेशन 7800 फीट है, ठीक है। तो कहीं पे किसी और की अगर 7800 फीट होगी ना तो उसके भी कई बार फ्रूट ऐसा नहीं आएगा। अच्छा। उसका रीज़न बड़े सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जोन है, अब मेरे नॉर्थ साउथ लोकेशन आती है, ओके। ठीक है, वो सामने ईस्ट है, बिल्कुल सामने से धूप आती है। तो जो नॉर्थ साउथ में हमारे ऑर्चर्ड लगे हैं ना, इवन पुराने भी, तो उसमें क्वालिटी बढ़िया बनती है, क्योंकि जो जब धूप सुबह वहाँ से आएगा ना तो फ्रंट्स वाली साइड लगेगा, दिन को ऊपर से लगेगा, शाम को यहाँ पीछे से लगेगा। ओके ओके। तो मतलब प्लांट की पूरी जो सनलाइट है ना प्रॉपर जाती है। तो अगर सेम एलिवेशन में कोई बंदा है 7800, मैं बोल दूँ कि टीरेक्स लगा भैया, फैन प्लस लगा, ओके, क्या ओके। पता उसके ऐसा ना आए। हाँ हाँ हाँ। ये है मेन जो है हमारी जो यहाँ पे जोन्स है ना, वो एक स्टेबल नहीं है। मतलब यहाँ पे आप कुछ एक अब आगे चले जाओ, वहाँ पे कुछ और वैरायटी परफॉर्म करेगी, यहाँ पे मेरे पास कुछ और परफॉर्म करेगी। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट। ये इसमें मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको अपनी लोकेशन पे अपनी जगह का पता होना चाहिए। हाँ, कि ये देखो थोड़ा बहुत मैं बस आइडिया दे सकता हूँ। मेरी एलिवेशन ये है, मैंने टीरेक्स और फैन प्लस बोला, वो अच्छा आ रहा है। और डिलीशियस में मेमा मी स्टार इटालियन जो है वो बढ़िया है। अमेरिकन वैरायटी में सुपर चीफ USA और गन्सपर 2, ओके। और हैप के भी लगा सकता है। ये वैरायटी है हैप के, ये कि थोड़ा लेट आता है, और गन्सपर 2 थोड़ा अर्ली आएगा 5-10 दिन। बाकी एस पर पंकज ने की जी से लाया था मैं, मासूम उनका ऑर्चिड है, कल में वो भी बेस्ट परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। वो आ जाता है कोई 20 अगस्त के आसपास मेरी एलिवेशन में। ओके। हाँ हाँ। तो अगर आपको जैसे कोई ऑडियंस में हमें देख रहा है जो अभी ये स्टार्ट कर रहा है, एक रफ आउटलाइन देनी हो इस बिजनेस, मतलब इस चीज़ में घुसने के लिए, तो कौन कौन से वो कुछ पॉइंट्स होंगे जो उनको ध्यान में रखने? मतलब हाई डेंसिटी प्लांटेशन। हाई डेंसिटी में अगर तो किसी के पास पुरानी लैंड है, हाँ, मतलब रीप्लांटेशन पुराना ऑर्चर्ड है, तो हो सके तो आप पहले अगर वेट कर सकते हो तब पहले जैसे 1 साल आपने रिमूव किया पूरा अपना ऑर्चर्ड, तो लेआउट वगैरह प्रॉपर करके 1 साल उसमें जैसे ये बीन्स वगैरह कुछ लगा दिए, अच्छा, मटर वगैरह लगा दिए, मतलब ओपन रहने दिया ताकि उसमें कोई फंगस वगैरह है वो रिमूव हो जाए। नहीं तो हम केमिकल का यूज़ भी करते हैं जैसे H2O2, क्योंकि जो पुराने ऑर्चर्ड है ना नीचे जैसे कोई भी फंगस होगा, रूट रॉट का हो गया, कॉलर रॉट का हो गया, नई प्लांटेशन हम करेंगे तो वो उसमें लग जाता है ना। तो हमें सॉइल सैनिटाइज करनी पड़ती है। ओके। हम तो या तो करते हैं केमिकल यूज़ H2O2, पर उससे क्या है कि सॉइल के अंदर जितने भी चीज़ें हैं ना पड़ी हुई सारी ख़त्म कर देता है वो। ओके। बचता ही कुछ नहीं है, वो हो जाती है सॉइल ऐसी जैसे ब्रेड नहीं होता, हाँ। सॉफ्ट जो आप स्प्रे करोगे जहाँ पड़ गया ना वो H2O2 वैसे हो जाती है। तो वो वैसे पहले हमने भी वीडियोस डाली उसकी कि भाई करना चाहिए, है तो यूज़ बढ़िया, पर ये कहीं ना कहीं सॉइल को वो उसका गलत प्रभाव भी है सॉइल के ऊपर। तो अगर आप वेट कर सकते हो 1 साल ओपन रहने दो, तो उसमें ऐसी चीज़ें लगाओ आप, जैसे मक्की लगा दी, आपका मटर बीन वगैरह ऐसी चीज़ें। फिर अगली साल जब आपने प्लांटेशन करनी है ट्रेंचेस वगैरह बना सकते हो आप
अगर सेम ईयर भी कोई बनाना चाहे तो ट्रेंचेस बनाओ, ओपन रहने दो। जितनी धूप पड़ेगी आपकी फंगस ख़त्म हो सकती है सारी, मतलब सॉइल सैनिटाइज ही करनी है। ओके। तो वेट अगर कोई कर सकता करे, नहीं कर सकता तो आप H2O2 यूज़ कर सकते हो। अगर किसी ने वो भी नहीं यूज़ करना तो क्या करे, जब प्लांटेशन करनी है ट्रेंचेस बनाई, अगर M9 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, ट्रेंचेस बना के उसमें आप चूना वगैरह डाल सकते हो, कीड़े वगैरह तो उससे भी मर सकते हैं। कोई फंजीसाइड वगैरह कर दिया स्प्रे, इस तरह की चीज़ें। नहीं तो ऑर्गेनिक में जाना है तो ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, ये चीज़ें है ये। अच्छा, ओके। जी। तो ये बात तो हो गई अगर कोई बागवान इसको स्टार्ट कर रहा हाँ है। जी। अभी मेरे को आपसे ये पूछना है कि आपके इस ऑर्चर्ड में जो आपका हाई डेंसिटी वाला है, चलो ट्रेडिशनल को अभी छोड़ देते हैं, यहाँ पे आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? मतलब अकॉर्डिंग टू यू, फ्रूट में है या फिर ज़मीन में कोई बीमारी, कोई फंगस, कुछ भी? देखो मेरी हाइट में तो अभी देखो मेरे को हाई डेंसिटी में एक चैलेंज लगा, वो है पानी। अच्छा। पानी वैसे इसके लिए ज़्यादा नहीं चाहिए, पानी चाहिए इसके लिए 1 महीना बस। जब अच्छा। मई का टाइम होता है ना, उस दौरान क्योंकि सूखा बहुत पड़ता है, अगर उस दौरान हमारे पास पानी हो, ग्रोथ और फ्रूट काफ़ी अच्छा बनता है। हालांकि बन तो फिर भी रहा है अच्छा, पर कहीं ना कहीं थोड़ी जो 19-20 का फ़र्क है वो रहता ही है। हाँ, तो अगर पानी हो तो कर सकते हैं हम इसको, मतलब इतनी हायर एलिवेशन में ना M9 की खेती प्रॉपर तरीके से। पर वैरायटी की सिलेक्शन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब वो वहाँ पे गलती नहीं की जा सकती। वहाँ पे नहीं, पहले हमने बहुत गलती की, वही अब नहीं, मतलब अब तो गलती करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अभी आप कोई नेक्स्ट वैरायटी लगाने का सोच रहे हो जो आप एक्सपेरिमेंट, या फिर आपको पता है कि यार अब ये कर मैं सकते ट्राई करना चाह रहा हूँ फ्यूजी की, हैं? अच्छा। हमारी एलिवेशन में। क्योंकि फ्यूजी, मैं बोलूँ जितना भी मेरे बगीचे में सेब है ना, सबसे टेस्टी फ्रूट है फ्यूजी। अच्छा। सबसे टेस्टी, अगर आप भी खाओगे तो स्वीटेस्ट लगता है मेरे को अभी तक। बस यही चला है मेरा एक्सपेरिमेंट कि भाई क्या इसका फ्यूचर होगा। अगर इसका बढ़िया फ्यूचर हुआ तो मैं वही इसी की प्लांटेशन करूँगा। हाँ, तो क्योंकि इसमें ऐसा है ना, गाला में क्या है, गाला अभी चला हुआ है, बढ़िया चला हुआ है। एक तो इसकी शेल्फ लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा। ठीक है, टेस्ट भले ही अच्छा है, पर जो फ्यूजी है हमारा, उसका टेस्ट भी अच्छा है और शेल्फ लाइफ भी अच्छी। स्टोर में रखो आप, मार्च अप्रैल तक बड़े आराम से चलेगा सी स्टोर्स में। अच्छा। तो अभी आप ये लगा चुके हैं, कुछ लाए हाँ, हैं? लगा चुका मैं, लगा चुका। मतलब ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे? हाँ, लगाया मैंने, लगाया फ्यूजी लगाया। हाँ जी। तो और अकॉर्डिंग टू यू, जैसे अभी ये रॉयल है, रॉयल फ्रूट बहुत पहले से चला आ रहा है, नाम ही चलता है रॉयल, ठीक है कि रॉयल आ रहा है हमारे पास, चलो उसमें कलर है नहीं है वो। तो आपको लगता है कि क्या हम इसमें क्वालिटी अभी बना सकते हैं इसके बाद भी? अगर रॉयल में देखो, पहले तो हर जगह बनती थी रॉयल की क्वालिटी, ठीक है। अब कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज रह गए। वो कौन से एरियाज रह गए? जो हायर एलिवेशन में, जो 7000 फीट एलिवेशन से नीचे है, जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो वहाँ से नीचे जो रॉयल है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। पहले वहाँ पे भी अच्छा बनता था। उसका कारण क्या है? एक तो सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज, तो चलो है ही है, ठीक है। और कारण ये है कि हाइट में कलर भी अच्छा आता है और साइज़ भी अच्छा बन पाता है, तो कोई समस्या नहीं रहती। लोअर एलिवेशन में ये है कि लोगों को दौड़ होती है कि हम जल्दी में अपना प्रोड्यूस ले जाए। अगर वहाँ पे भी वो प्रॉपर टाइम से तोड़े तो वहाँ पे भी रॉयल की क्वालिटी बन सकती है, पर उतना टाइम नहीं कर सकते वो कि भाई अगस्त सितंबर में हार्वेस्टिंग करे। जो अब नई हाई कलर स्टेन वैरायटी है वो जुलाई में लोअर एलिवेशन में टूट जाती है। तो इतना वेट क्यों करे वो रॉयल के लिए? तो वो शिफ्ट हो रहे हैं रॉयल से अब इसमें हाई कलर स्टेन्स में। हाँ। तो अगर हम रॉयल को ही, जैसे M9 रूट स्टॉक है, वो छोटा ड्वार्फ रहता है, हाँ। उसमें ग्राफ्ट करके बनाए ना पौधा, तो भाई साहब हर कुछ क्वालिटी निकलेगी। ये पॉसिबल है? हाँ, क्यों नहीं पॉसिबल? अच्छा। आप M9 का रूट लो, हाँ। ठीक है, और उसमें ग्राफ्ट रॉयल कर दो, तो उसमें देखो क्या ज़बरदस्त क्वालिटी बनेगी। ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। आपने कर दिया ये एक्सपेरिमेंट? बस कर रहा हूँ। अच्छा, करना है मतलब ये। अच्छा, एक चीज़ और मैंने सुनी थी, जैसे ये हाई डेंसिटी वाले प्लांट्स में रूट बोरर की प्रॉब्लम बहुत आती है। हाँ, ये भी इसमें डिपेंड है एलिवेशन पे। अच्छा। मेरे ऑर्चर्ड में यहाँ पे आपको बोरर देखने के लिए नहीं मिलता। ओके। है ही नहीं है, बोरर ही नहीं है। मतलब आज तक कभी नहीं ऐसा कुछ ना, केस है? मुझे तो अभी तक, जब से मैं आया हूँ इस प्रोफेशन में ना, हाँ। बोरर ही नहीं दिखाई दिया मेरे को। एलिवेशन के हिसाब से शायद ना होता हो। तो जो लोअर एलिवेशन है ना, वहाँ पे ये चैलेंज है, इंसेक्ट के बहुत चैलेंज है। हाँ। तो बस इसके लिए, बोरर के लिए तो हम ट्रैप्स लगा लो। अब आजकल जैसे फिरामोन ट्रैप्स, हार्मोन वाले ट्रैप्स आए। अच्छा। वो कैप्चर कर देता है फीमेल को, ताकि अंडे ना दे पाए। अच्छा अच्छा। फीमेल को या मेल को, कुछ ऐसा है, ठीक है। वो मीटिंग टाइम होता है ना जो मेल और फीमेल का, वो ब्रेक हो जाएगा, वो हार्मोन होगा उसमें ट्रैप में लगा हुआ,
तो एक जो फीमेल है वो देती है कोई 300 से 400 अंडे। ओहो। तो अगर आपने 100 भी पकड़ लिए तो देखो कितने हाँ। वो बचा दिया आपने, है ना। तो ट्रैप से कर सकते हैं कंट्रोल हम। मतलब ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। नहीं impossible, कर सकते हैं। मेहनत ये ज़्यादा है लोअर एलिवेशन में एज कम्पेयर टू हाइट्स के। चलिए जी, ये बात के अलावा अब आता है बहुत ही खतरनाक सा प्रश्न और सस्पेंस वाला कि आपके इस पूरे ऑर्चर्ड में अभी तक आपका जो टर्नओवर है वो आप ईयरली में कितना कर रहे हैं और हाई डेंसिटी से कितना है? चलो हम पूरे खेत का नहीं बोलते क्योंकि उसमें तो ट्रेडिशनल रॉयल है, ऑब्वियसली वहाँ तो क्वांटिटी पे बात भी आ जाती है। हाई डेंसिटी से आप कितना टर्नओवर करें, मतलब कितने बॉक्सेस उतार रहे हैं? चलो रेट में तो ऐसा है ना, शुरुआत जैसे मैंने 20 में की थी, हाँ 21 में लगाए, 20 में पहले थोड़े लगाए थे जैसे 200 प्लांट जस्ट फॉर ट्रायल कि भाई चलता है यहाँ की नहीं, क्योंकि लोग बोलते थे ना भाई ये नहीं चलता यहाँ, ये नहीं मत लगाओ। तो 20 से शुरुआत हुई, फिर 21 में लगाया। 21 में मैंने 500 प्लांट मंगाया था, उसमें से 310 प्लांट सूख गया। अच्छा। उसमें मतलब बैक लग गया। फिर वैसे वैसे करते अभी तो मेरे यार हाई डेंसिटी में यही हुआ है, कोई 500-600 डब्बा ही होगा जो होगा इस साल। मतलब अब मैंने उतनी, क्योंकि हमारे ये यहाँ पे ऐसा ना ग्रोथ होती है कम, क्योंकि ठंड होती है, तो ठंड की वजह से क्या है ग्रोथ कम होती है। अगर जल्दी प्रोडक्शन लेंगे ना तो जो प्लांट है वो ग्रोथ नहीं करेगा। 500-600 डब्बा ही होना मेरे होगा इस साल जो मेरा होगा, मतलब प्रॉपर तरीके से। बाकी जो मेन क्रॉप है वो तो इससे रॉयल सी आ रही है। हाँ। मतलब अभी आप प्रॉपरली जो ये कह सकते हैं कि आप डिपेंडेंट नहीं है डेंसिटी वाले प्लांट्स में। हाँ, अभी आप ट्रेडिशनल रॉयल पे ही चल रहे हैं, ट्रेडिशनल पे चल, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिया का बगीचा काफ़ी बड़ा है। मेन क्रॉप तो हाँ, तो उस पे आप मुझे बताओ ट्रेडिशनल रॉयल के बगीचे में आपकी कितनी पेटियाँ हो जाती है और क्या टर्नओवर? पेटियाँ एवरेज यार आप ये मान के चलो मेरे पास 1000 के आसपास प्लांट्स होंगे। अच्छा सीडलिंग के। अच्छा। हाँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पर प्लांट में आ जाती है, आप मान के चलो किसी में 10 पेटी आती है, किसी में 15, किसी में 5, किसी में 2। तो इस तरह का है मतलब चला हुआ। ओके। हाँ, फिर कैलकुलेट कर ही सकते हाँ। और जो हाई डेंसिटी वाला प्लांट है आपका, मान लो उसमें ऑन एन एवरेज आप एक प्लांट से कितने बॉक्सेस या कितने किलो एप्पल एक्सपेक्ट करते हैं? अभी तो मैंने देखो जो मेरे प्लांट्स भी है ना, अभी दिखाऊंगा आपको, तो उससे मैंने एक साल मतलब इस साल एक डब्बा तो ले लिया। अच्छा। हाँ, शुरू में लगाए थे मैंने 200 प्लांट। अच्छा। हाँ, कुछ एक प्लांट उसमें से जिसमें एक डब्बा मैंने इस साल ले लिया बड़े आराम से। और 15 किलो 15 किलो, ओके। 18 किलो आस। हाँ। एंड वो हाई क्वालिटी फ्रूट है, मतलब जैसी एक्सपेक्टेशन आपको थी वैसा ही निकला है। वैसा है, वैसा है। तो आपका ये पूछूंगा मैं, डेली रूटीन क्या रहता है वैसे यहाँ पे? यार डेली रूटीन तो देखो वैसे मेरा ये रहता है, जब मैं घर पे होता हूँ, ठीक है, मैं सुबह उठ जाता हूँ कोई 6 बजे के आसपास। ठीक है, आजकल तो जैसे स्प्रे करनी होती है तो सुबह मैं कोई अगर जल्दी उठ गया कोई 5:30 बजे तो 6 बजे से मैं शुरू कर देता हूँ स्प्रे करना, 6 से 8। फिर 8 बजे ब्रेकफास्ट करने के आया कोई आधे घंटे, फिर और स्प्रे के लिए चले गए। हाँ, तो यही है आजकल फिर रूटीन जो सीज़न टाइम रहता है। बाकी यहाँ पे कोई विजिट में आते हैं तो उनको ऑर्चर्ड दिखा देते हैं। रोड साइड पे ना कोई चला रहता है कोई ना कोई। तो आजकल तो यही है रूटीन, जो पीक टाइम तो अभी सीज़न का आने वाला है, पर थोड़ा यही है स्प्रे वगैरह का ही रहता है। तो आप मैं ये भी बोलना चाहता था, जैसे आप स्प्रे अभी कर रहे हैं, आप ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं केमिकल्स की तरफ, क्या आपका क्या सोचना है? वैसे रहता तो यही है ना कि भाई ऑर्गेनिक फ्रूट ही हो। ठीक है, मैंने ट्राई भी किया तो जो मैंने पाया, देखो भाई ऐसा है, सॉइल स्ट्रक्चर हम इम्प्रूव कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, और मैंने करके भी देखा। कोई 4-1 साल होगी मैं इसमें जैसे जीवामृत वगैरह है ना, जीवामृत वगैरह बनाता हूँ, वेस्ट डिकम्पोजर वगैरह वो बगीचे में डालता हूँ। यहाँ सड़क के साथ है जहाँ आपने गाड़ी ये सॉइल मैंने प्रॉपर ऑर्गेनिक ही की। अच्छा। ठीक है, तो रही बात फोलियर स्प्रे की, ठीक है, तो अगर ऑर्गेनिकली मुझे कंट्रोल करना हो तो अभी जो फंगस है, जैसे मान के चलो स्कैब है, तो स्कैब ऑर्गेनिकली कंट्रोल करना बहुत ही टफ टास्क है। अगर हम स्कैब, अल्टरनेरिया जो ये फंगल डिजीज़ है ना, ऑर्गेनिक के चक्कर में हम ये कंट्रोल कर ही नहीं सकते। हम ऑर्गेनिकली कंट्रोल कर सकते हैं ये क्या बोलते हैं आपका इंसेक्ट तो फिर भी कर सकते हैं, जैसे माइट हो गया, नीम ऑयल कर दिया। फंगल डिजीज मैंने ट्राई किया था, देखो अपना एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, मेरे से तो हुई नहीं भाई। अगर कोई इस बंदे को इस वीडियो को देख रहा है, अगर किसी के हुई हो तो मेरे को भी शेयर करे, क्योंकि मेरे तो मतलब नहीं कामयाब हुआ इसमें यार, कि जैसे अल्टरनेरिया मासोलिना है नहीं कंट्रोल कर पाया। क्योंकि एंड ऑफ द डे ये है ना कि अभी तक ऑर्गेनिक
की मार्केट है नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक आप ऐसे करो, बगीचे में करो ही कुछ नहीं, सेब लग गया तो ऑर्गेनिक है। हाँ एग्जैक्टली। अगर आपको पैसे चाहिए, ऑर्गेनिक सेब चाहिए, तो आपको कहीं ना ऑर्गेनिक नहीं, सॉरी, पैसे के साथ साथ ये है कि आपकी वो भी चल ही रहे, खर्चा भी चला रहे, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत हमें केमिकल यूज़ तो करने ही पड़ते हैं। हाँ। ओके, मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि प्योरली ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि प्योरली केमिकल की तरफ, ये कॉम्बिनेशन मतलब, हाँ, है, डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा है। पर ये है कि एक वो आया था बिल 2020 में, मैंने वीडियो भी डाली थी अपने चैनल पे ना, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 पार्लियामेंट में शायद में भी पास नहीं हुआ। अच्छा। पास हो गया होगा, अब ध्यान नहीं मेरे को। तो उसमें कुछ एक वो थे पेस्टिसाइड्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड वगैरह ना, जो गवर्नमेंट ने बोला था कि ये बैन होने चाहिए, मतलब इसका यूज़ नहीं होना चाहिए। उसका वो रहता है, रेजिड्यू इफेक्ट रहता है लंबे टाइम तक, जैसे आप खाओगे भी ना, तो उसका रहता है कि आपको बॉडी में उसके कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं। तो वो जो केमिकल की लिस्ट है वो मैं यूज़ नहीं करता। जैसे उसमें हमारा ये भी है, डाइथिम्बेरिस्टीन। अच्छा। तो सबसे पॉपुलर ओके ओके। क्लोरोफायरिफॉस भी है, जो अच्छा। इंसेक्टिसाइड है। हाँ, तो इस तरह के है। ये नॉलेज तो सभी बागवान भाइयों के लिए नहीं पड़ेगी, जो डाइथिन बेविस्टिन चल रहा है ना अभी ये। मेरे को ऐसा ध्यान है कि मैंने पढ़ा था, मैं भी है उसमें लिस्ट में। अच्छा, चलो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक छेड़ते हैं अभी आपके अकॉर्डिंगली। अच्छा। यूनिवर्सल कार्टन एंड नॉर्मल कार्टन, आप क्या प्रेफर कर रहे हैं? आपको क्या, आप किस तरीके से देखते हो इस चीज़ की, क्या कमियां हैं आपके अकॉर्डिंगली और क्या सही है इसमें? अरे यूनिवर्सल कार्टन देखिए, इसमें भी इसके दो पहलू है यार, सीधी सी बात देखे ना, तो अगर तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि अगर क्वालिटी फ्रूट है किसी के पास, तब तो यूनिवर्सल कार्टन में जाना चाहिए। क्योंकि जो हमारी टेलीस्कोपिक कार्टन है उसमें देखो हम 32-33 किलो कितना भर सकते हैं, और बल्कि जब पेटी की कैपेसिटी उतनी है ही नहीं। हाँ। तो अगर हम ज़्यादा भी भर दे तो उसमें ऑब्वियसली बात है आधा फ्रूट डैमेज हो जाता है। हाँ। किसी में टचिंग होगी, किसी में क्या हो गया, ओवरग्रेड चला गया, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल कार्टन है उसमें ये है कि फार्मरों को अब इसका आइडिया नहीं होगा उतना, इसमें लगेंगे 2-3 साल। फार्मर को क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी फ्रूट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपके प्रॉपर साइज़ है, प्रॉपर वेट है, तब जाके बागवान इसमें सक्सेस होगा यूनिवर्सल कार्टन में। अब जो हमारे ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड है उसमें क्या होता है कि पित्तू बोलते हैं जिसको, हाँ। है ना, कोई 7 लेयर होगा। हाँ। वो थोड़ा बेचना इसमें यूनिवर्सल में थोड़ा टफ हो जाएगा इस साल। बाकी जो क्वालिटी फ्रूट है वो तो हमें प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा अगर यूनिवर्सल में बेचना है। पर ये है भी ऐसा है कि फ़ायदा भी है इसमें कि अगर आप बाहर से देखो कितने सेब आते, हाँ। ईरान से आ गया, कोई अमेरिका से आ गया, वो यूनिवर्सल कार्टन में आते, क्वालिटी उसकी बढ़िया होती है। अगर हम वो क्वालिटी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं ना, तो हमें इसी में रहना पड़ेगा फिर कम साइज़ में। हाँ, यूनिवर्सल इसलिए अच्छा है क्योंकि फार्मर को ये एक तरह से वो करेगा, क्वालिटी बनाने में मोटिवेट ही समझ लो एक तरह से। हाँ। कि भाई क्वालिटी बनानी पड़ेगी तब जाके इसे भर पाएगा इसमें यूनिवर्सल में। तो ये है। बाकी इसके लिए उठाने वगैरह के लिए भी ठीक ही है, नहीं तो लेबर 34-35 किलो की जिसकी तो उठा के ले जानी है तो डैमेज वैसे ही हो जाता है फ्रूट इसमें। हाँ एग्जैक्टली। हाँ। मैं तो ये समझता हूँ यूनिवर्सल कार्टन यार ठीक भी है और नहीं भी है, यही कि जो ब्रीक मान ले थोड़ा बेचना टफ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं शायद किराया में भी बढ़ जाए थोड़ा। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि यूनिवर्सल कार्टन के विरोध में लोग इसलिए भी हैं क्योंकि उनके ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड है, साइज बन नहीं रहा, कंचा उनके पास पड़ा है वही पित्तू, तो उस वजह से शायद उसके विरोध में है। क्योंकि जैसे आप क्वालिटी फ्रूट निकाल रहे हैं तो आपको तो पता है मेरे पास ये साइज है तो मैं इतना डालूंगा। तो अब ऐसा है ना, अब देखो मैंने एक बार, ये बात है भाई साहब 2022 की, फर्स्ट टाइम मैंने पूरे अपने जितने भी मेरे ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड है ना रॉयल में, पूरे ऑर्चर्ड में मैंने थिनिंग की थी। अच्छा। हर बीमे में एक एक दाना रखा था, हर बीमे में जो बड़े बड़े पेड़ भी उसमें भी। हाँ। तो उस दौरान क्वालिटी और साइज़ बहुत अच्छा बना था भाई, मेरे जो 6 लेयर 7 लेयर है वो बहुत कम निकला था। तो अगर हम कर सकते हैं ऐसा तो यूनिवर्सल में जाके फिर फ़ायदा है। पर ये है कि इसमें क्या है, इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि छोटे प्लांट हमें लगाने पड़ेंगे। अगर जो हमारे ये है ट्रेडिशनल, उसमें क्वालिटी बनाने में टाइम तो लगेगा पर रिप्लेस भी नहीं कर सकते उतना जल्दी, तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है वो बनानी पड़ेगी, चाहे प्रूनिंग से चाहे आप किसी और तरीक़ों से बनाओ, तब जाके यूनिवर्सल फ़ायदेमंद ज़्यादा रहेगा। ओके। कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ लॉ, ठीक है, आप एक कानून व्यवस्था को आप पढ़ चुके हैं, सब कुछ आपने देखा,
आप आ गए ऑर्चर्ड वाली लाइन में, आपने देखा कि भाई खेती बाड़ी करते हैं, तो अब जो आपको लगता है आपके लाइफ में, मतलब आपकी लाइफ अभी कैसी चल रही है? संतुष्टि पूरी हो चुकी है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, या फिर कई होता है ना, कई बार लोग बोलते हैं रिग्रेट रह गया यार, मैं वो कर रहा था, ये अब ये करना पड़ा। तो और ये क्योंकि कई यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन रह सकता है। बहुत से लोग होते हैं ना, वो जाते हैं जॉब करने, निकल जाते हैं, उनके ऑर्चर्ड्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो सोचते हैं कहीं ना कहीं वापस आने का, लेकिन वो उस ट्रैप में है। तो आपको क्या लगता है आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई, और आगे अगर कोई इसमें आना चाहता है तो उनके लिए क्या यार मैसेज? देखो, उस टाइम तो जब मैं कोचिंग कर रहा था ना, तो उस टाइम ऐसा तो लगा कि यार सारा अगर निकल जाता ना एग्ज़ाम, हाँ तो बात ही कुछ और थी। अब कई ऐसे है, आप ये मान के चलो, जिनके एग्ज़ाम भी निकले हैं ना, हाँ कहीं ना कहीं उनको एक लालसा है इसकी कि भाई हमारा भी बगीचा हो, हाँ है ना, कि बगीचा होना चाहिए, इनकम इससे है। तो फिर एक्चुअली जो एक टर्निंग पॉइंट आया ना, एग्जैक्टली जो भाई जिसने मेरे को पूरी तरह से कि भाई बगीचे में रहना है। तो मैरिज तो देखो हो गई, 4 साल हो गए जैसे मैरिज करके ना। तो उसके बाद ऐसा था, प्लान तो हमारा ऐसा था कि भाई शिमला जाए, मैं प्रैक्टिस करूँ, बल्कि रूम भी ले लिया था हमने कि भाई यहाँ रहेंगे और मैं प्रैक्टिस करूँगा। तो वाइफ भी एजुकेशन बीएड वगैरह थी, मैं भी टीचिंग करूँगी। फिर उस दौरान क्या हुआ, कोरोना हो गया जी। फिर आ गए हम घर। मैंने कहा यार क्या करें, अब समझ नहीं आ रहा ना, कोर्ट में भी टाइम लगेगा, क्योंकि एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है ना। भले आपका फैमिली बैकग्राउंड तो वैसे मेरा लॉ से रिगार्डिंग है ही है, मेरे ताऊ जी दादा सारे लॉयर थे, कहीं ना कहीं फिर भी टाइम तो लगता है कि एस्टेब्लिश होने में, अगर आपने वो करना है। तो कोरोना के बाद यार फिर मैंने सोचा कि हमने डिसाइड किया कि यार यहीं रहते हैं, क्योंकि मेरा भाई कर रहा था उस दौरान जॉब। तो जॉब के भी चैलेंजेस है, क्योंकि भले ही आपकी सैलरी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो जेब में है वो बचता कम है। आपका रेंट है, खाने का खर्चा है, क्या बोलते बिजली पानी, तो इसमें ही पूरा हो जाता है। भले ही आपकी अगर सैलरी ज़्यादा होगी तो बंदा ज़्यादा खर्चे का पैसे, ये जहाँ 1000 की चीज़ लेनी है वहाँ 1500 की ले लेगा, मतलब शुरू में जब आती है सैलरी। तो हमने सोचा यार क्यों ना फिर यही देखते हैं अभी हाइड एंड सीक। तब शुरुआत थोड़ा ऐसे ज़्यादा मोटिवेट हुआ, मैंने कहा अब कोरोना भी हो गया हुआ है, अब लगे रहो इसमें बगीचे में। फिर तो उसी में चले रहे अभी तक, और लकीली सब कुछ सही है, तो ठीक चला हुआ है, बढ़िया चला हुआ है। तो आपका यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज होगा कि आना चाहिए वापस अब, अगर सोच रहा है कोई इस चीज़ में? और अब देखो, जो मैंने मेरी पर्सनल मेरा एक व्यू पॉइंट है वो बताना चाहूँगा। हाँ जो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल। एप्पल फार्मिंग, देखो आज से अगर मैं बात करूँ 3-4 साल पहले, तो मतलब पीक में था भाई साहब। हाँ एप्पल फार्मिंग पीक में, ठीक है। तो कुछ एक साल अब ऐसी आई, जैसे 22 में बहुत ड्रॉट लाइक कंडीशन थी, 23 में एक्सेस रेनफॉल होगी, तो इस साल भी ड्रॉट लाइक कंडीशन होगी। तो अगर इस तरह से ही चलता रहा ना, तो कहीं ना कहीं जो अगर किसी ने आना भी है ना फार्मिंग में, तो वो अपनी एलिवेशन के हिसाब से फार्मिंग करे। तो अगर किसी के पास आप मान के चलो 10 बीघे, तो 10 बीघे में आप 5 बीघे में चलो सेब लगा दिया आपने, ठीक है। जो बाकी 5 बचे उसमें आप 1 बीघे में नाशपाती लगाओ, 1 में प्लम लगाओ, 1 में चेरी लगाओ, और 1 में आप कुछ और चीज़ें भी लगा सकते हो जैसे एप्रिकॉट वगैरह। तो हमें एक ही एलिवेशन में बड़ी सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ेगी। चलो एक साल अगर आपका सेब नहीं आया, तो आप नाशपाती से ले लो या दूसरी चीज़ों से ले लो, स्टोन फ्रूट से। तो जो यंगस्टर आना भी चाहता है, सबसे बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज। अगर आप इसको मैनेज कर सकते हो अपने ऑर्चर्ड में, तब आप आ सकते हो। बस यही मैसेज है कि सोच समझ के फार्मिंग में आए अब। नहीं तो बहुत कंपटीशन होने वाला है और बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले फॉर श्योर। मेरे लिए अभी ऐसा है यहाँ पे कि मेरी एलिवेशन है ज़्यादा। हाँ अब जो मेरे से नीचे वाला उसके लिए बहुत ही चैलेंज है। तो मैं तो चलो अभी थोड़ा बहुत सोच सकता हूँ कि भाई फार्मिंग करनी चाहिए, पर फ्यूचर थोड़ा अभी ये है कि गड़बड़ है, अगर हम टाइमली इसमें हमने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं की। वही चीज़ मैं भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को भी थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा नेचर को बचाने की कोशिश करिए आप लोग, तभी आप इस बिज़नेस में भी आइए और करिए, ट्राई करना ज़रूरी है, तभी समझ आएगा जब तक आप करेंगे प्रैक्टिकली। फार्मिंग वैसे है बेस्ट, हाँ बेस्ट है, पर ये है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से करें। ऑलराइट, जरूरी नहीं है कि सेब भी कर लगा। हाँ कुछ भी आप हाइड्रोपोनिक सिस्टम कर सकते हो, जो कि मैं सोच रहा हूँ इन फ्यूचर करूँ। हाँ सॉइललेस फार्मिंग, जिसमें पानी पे हाँ मैंने अपने- सब देखा है हाँ, वो हाँ, सिस्टम। वो कर सकते हो आप। तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं, एक बार सेटअप करना है आपने तो बस हो गया फिर। हाँ, आप सब्जी लगा लो, कुछ और चीज़ें लगा लो। वी होप कि हम वो भी देखेंगे ज़रूर कभी आपसे मिलके।
तो अभी फ़िलहाल मौसम थोड़ा सा सुहाना कुछ ज़्यादा ही हो गया, बारिश भी हो रही है, तो आज हम ये वाली डिस्कशन को यहीं पे ख़त्म करेंगे। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहता था, भैया का अपना एक यूट्यूब पे चैनल भी और काफ़ी अच्छी खासी फॉलोइंग है, तो इनके चैनल को मैं टैग कर दूंगा, आप इनको जाके प्लीज़ इनके चैनल को चेक करिए। सेब से रिलेटेड आपको कुछ भी मॉडर्न फार्मिंग से, हाई डेंसिटी फार्मिंग से रिलेटेड कुछ भी नॉलेज चाहिए आप वो देख सकते हैं। फेसबुक पे इनको फॉलो कर सकते हैं। इनके चैनल का नाम है इंद्रप्रस्थ, हाँ इंद्रप्रस्थ ऑर्चर्ड्स, आप उसी नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भैया, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, भैया इतने डाउन टू अर्थ है, मतलब इनसे बात करके ही ऐसे लगा, ये तो कैमरा पे भी हम ऐसे हैं और इससे पहले भैया ने बहुत अच्छे से हम लोगों को घर में बिठाया और अच्छे से बातचीत हुई हमारी। तो ऐसे लोगों से मिलने का मौका बहुत कम मिलता है, बट थैंक यू सो मच, हम दोबारा विजिट करेंगे। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, भैया के चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, और नेक्स्ट भी हम ऐसी सीरीज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।